मेन जो इस चैप्टर में हमारे सामने आ रहा है वो YDSC हम लोगों ने पिछले टर्न पे तो देखा। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इनफाइनाइट से लाइट आ रही है मोनोक्रोमेटिक, मींस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला एक कलर का, और यहाँ एक कार्डबोर्ड लेकर उसमें दो स्लिट बना देते हैं जिसका नाम रख देते थे S1 S2, और ठीक उसके मिड पॉइंट से सामने बहुत दूर जाकर D इज फार ग्रेटर देन स्मॉल डी में ये D/2 है। और इस स्क्रीन पे आप अब क्या देख रहे हैं कि वेव फ्रंट के दो पॉइंट को अलग अलग सोर्स में बदल दिया आपने। जो इनफाइनाइट से वेव आती है उसका वेव फ्रंट प्लेन होगा, वो कार्डबोर्ड पे पहुंचा, कार्डबोर्ड पे दो आपने ऑर्फिस या स्लिट लिए, दोनों सेम वेव फ्रंट का पॉइंट है, इसका मतलब वो सारे कोहेरेंट सोर्स हो गए। और ये जो वेव फ्रंट का पॉइंट होता है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि उस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में ले जाएगी फॉरवर्ड, तो यहाँ से जो रेज निकल करके जाएगी ऐसे हर एक डायरेक्शन में जाने वाली है, और उसी तरह दूसरे वाले सोर्स से भी जाएगी। तो स्क्रीन का कोई भी पॉइंट चुनेंगे तो स्क्रीन के कोई भी पॉइंट चुनने पर वहां दोनों जगहों से रेज आ रही है, और इनमें रास्ते के लंबाई कुछ अंतर आ गया। रास्ते के लंबाई में जो अंतर आया है ना, यही हो गया पाथ डिफरेंस, और पाथ में डिफरेंस के कारण फेज का डिफरेंस जनरेट होता है। इस पी पॉइंट पर जो हम लोग फेज डिफरेंस देखेंगे या पाथ डिफरेंस देखेंगे, तो फेज डिफरेंस क्या लिखते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या लिखते हैं, तो इसे चेक करिए कि यहाँ जो लिया गया है डिस्टेंस ये है डी। यदि पोजीशन पी का आप देखना चाहें ऐसे थीटा एंगल पे है सेंटर से D1 D2 के मिड पॉइंट से, तो होगा क्या कि यहाँ आ जाएगा 90 माइनस थीटा और यहाँ एंगल आ जाएगा थीटा, जिससे डेल्टा एक्स बदल जाएगा डी साइन थीटा में। तो आप डेल्टा एक्स देख रहे हैं डी साइन थीटा। ये बेसिक रूल हो गया कि जो दो वेव आए हैं थीटा वाले किसी पोजीशन पे, वहां पाथ डिफरेंस आ रहा है डी साइन थीटा। और जो पाथ डिफरेंस है इसके आप फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने याद कर लिया है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो डी साइन थीटा किसके बराबर आ गया 2n λ/2, जहां n का वैल्यू क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 ऐसे देख सकते हैं आप। और इस जगह से हमें थीटा पता चल गया 2n λ/2 और नीचे d, और थीटा पता चल गया। तो थीटा बहुत छोटा होगा तो इसे tan थीटा भी लिख सकते होंगे n λ/d, और tan थीटा को क्या लिख देते हैं y/D। यदि ये पोजीशन y हो और ये कैपिटल D है तो tan थीटा के बदले y/d लिख लेंगे। तो y का वैल्यू यहाँ से हमारे सामने चला आया था y, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां एम्पलीट्यूड a और a मिलकर के 2a हो जाएगा। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों जो स्लिट है वहां यदि इंटेंसिटी लाइट की I और I है तो जहां ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां 4I हो जाएगा इंटेंसिटी। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां भी हो रहा है वहां y का वैल्यू क्या आने वाला है d λ/d, और पीछे साथ में है एक n। तो इसको यदि आप जनरलाइज करके लिखें तो y जहां जहां ब्राइट है वो होगा 0 प्लस माइनस, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के नीचे भी n का वैल्यू 1 रख दो d λ/d, प्लस माइनस 2d λ/d, प्लस माइनस 3d λ/d। ये हमारे पास वो पोजीशंस आ गए जिन जिन पॉइंट पे स्क्रीन के ब्राइट मिल रहा है। और आप इसी तरह यदि डार्क देखना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस को किससे इक्वेट करिएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई ऑल मल्टीपल ऑफ λ/2 डेल्टा एक्स को।
तो पिछले टर्म पे आप यदि लिख चुके हैं तो ये वही बातें हैं, फिर एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये याद कर जाना है, आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए कि पाथ डिफरेंस। अब यदि देखना चाहते हैं फॉर डार्क तो डायरेक्ट मैं वाई डार्क लिख दे रहा हूँ, ये हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 आया होगा, तो 2n-1 मतलब 1357 वाला आ जाएगा, और डी लैम्डा बाई डी तो रहेगा ही, डी लैम्डा बाई 2d रहेगा। तो यहाँ पर वो आ जाने वाला है प्लस माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d प्लस माइनस 3 डी लैम्डा बाई 2d प्लस माइनस 5 डी लैम्डा बाई 2d। तो ऐसे आ जाएंगे कौन से पॉइंट, डार्क वाले पॉइंट। तो स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, y का वैल्यू ये रख रहे हैं ना, तो 0 जहां है तो y 0 आप यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों रास्तों से रेज आ रही होगी उनके पाथ का डिफरेंस तो 0 है, क्योंकि ये जितना बड़ा रास्ता है उतना ही बड़ा ये भी है। यदि दोनों रास्ते एक जैसे हैं तो यहाँ इन दोनों का पाथ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, और पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा फाई 0, इसका मतलब कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा 1, और इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर बनेगा ब्राइट, और उसे हम लोग कहते हैं बी नॉट या सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट क्यों, क्योंकि स्क्रीन के सेंटर पे दोनों स्लिट के ठीक बीच में सामने क्या बन रहा है, पाथ डिफरेंस 0 होने के कारण ब्राइट। क्यों ब्राइट क्यों कह रहे हो सर, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब वहां देख करके, थैंक यू, देख करके ब्राइटनेस हमें ज्यादा फील आएगा, इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या मैं पेज चेंज करूं? आप मुझे ये अब बताएं कि दो जो आपने ब्राइट देखा और डार्क देखा, इनके पोजीशंस को थोड़ा सा गौर से देखिए। 0 डी लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी, 5d लैम्डा बाई डी, अरे 2 के बाद 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4d लैम्डा बाई डी। और जो हम डार्क का देख रहे हैं पोजीशन, ये d लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, 5d लैम्डा बाई 2d, 7d लैम्डा बाई 2d। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि ठीक बीचों बीच है, इनके दो ब्राइट के बीच में डार्क है, या यूं कह सकते हो कि दो डार्क के बीच में ब्राइट है, दो डार्क के बीच में ब्राइट है। मतलब आप जब स्क्रीन को देखोगे तो स्क्रीन पर क्या हुआ होगा कि स्क्रीन पर ब्राइट डार्क के सीक्वेंस मिल जाएंगे आपको, ब्राइट डार्क के सीक्वेंस, ये बी नॉट, फिर डार्क 1, फिर ब्राइट 1, डार्क 2, फिर ब्राइट 2। इसी तरह नीचे भी देखिएगा, ब्राइट 1, डार्क 1, ब्राइट 2, डार्क 2। सर नीचे कैसे हुआ? अरे जो मैथमेटिक्स आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं वो तो नीचे भी उसी तरह वैलिड होगा, सिमेट्रिकल होने के कारण। तो आप अब देखिए, एक टर्म आएगा आपके पास फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज कह किसको रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे आपको अल्टरनेट ब्राइट डार्क दिख रहा है, ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं फ्रिंज पैटर्न। फिर नेक्स्ट, इनके जो विड्थ हैं, तो विड्थ कैसे देखोगे, तो सोचो दो ब्राइट के बीच में डार्क बिखरा हुआ है, या तो ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, दो डार्क के बीच में ब्राइट बिखरा हुआ है। तो आप देखिए इनके बीच का डिस्टेंस जिसमें डार्क बिखरा हुआ है, या दो डार्क के बीच में ब्राइट बिखरा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, डिफरेंस लेके देखो तो ये कितना आ जाएगा, डी लैम्डा बाई डी, इसे हम कह देते हैं बीटा। ये कितना आ जाएगा, डी लैम्डा बाई डी, डिफरेंस लिख के देखो, ये कह देते हैं बीटा। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, बीटा हो गया डी लैम्डा बाई डी, तो पहला जो ब्राइट डार्क बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, बीटा बाई 2, और सेंट्रल ब्राइट से बीटा बाई 2 डिस्टेंस पे डार्क का सेंटर होगा। और नेक्स्ट डार्क जो बन रहा होगा उसको देखिए, उसमें एक बीटा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बीटा बाई 2। उससे अगला जो डार्क बन रहा होगा यदि होता तो क्या लिख देते, 5 बीटा बाई 2। और डार्क को ऐसे देख रहे हैं, ब्राइट देखिए तो पहला ब्राइट बना कितने डिस्टेंस पे, बीटा,
दूसरा ब्राइट कितने डिस्टेंस पे बनेगा 2 बीटा, तीसरा ब्राइट कितने डिस्टेंस पे बनने वाला होता 3 बीटा। तो आपको पोजीशन दिखने शुरू हो गए, पहला ब्राइट बीटा डिस्टेंस पे, सेंट्रल ब्राइट से अगला ब्राइट, उसका अगला ब्राइट और बीटा ऐड करो, उसका अगला ब्राइट और बीटा ऐड करो, इसी तरह नीचे भी आएंगे। आपसे पूछेगा सिक्स्थ बीटा कितने डिस्टेंस, सिक्स्थ ब्राइट कितने डिस्टेंस पे बनेगा सेंटर से, तो 6 बीटा। फोर्थ ब्राइट कितने डिस्टेंस पर बनेगा 4 बीटा, इस पे नंबर मिल जाएंगे। मतलब आपसे पूछेगा तो चित्र पहले दिमाग में सेट कर दो कि जो बीटा क्या किसको रहे हैं, जो आपने ब्राइट देखा और अगला ब्राइट देखा, उनके बीच में कौन बिखरा हुआ है डार्क। तो दोनों ब्राइट के बीच का जो डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस लो, किसी भी दो ब्राइट के कंसेक्यूटिव ब्राइट के डिफरेंस लो पोजीशन का, तो वो आएगा बीटा डी लैम्डा बाय डी, तो वो कहलाएगा फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क। उसी तरह किसी भी दो डार्क के बीच का डिफरेंस लेके देखो, वो आएगा डी लैम्डा बाय डी, उसे कहेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट। दो डार्क के बीच में ब्राइट बिखरा हुआ है और ये वैल्यू फिक्स हो जाएगा बीटा, इसको 5 स्टार कर दो। बीटा का वैल्यू बार बार किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, मतलब सर क्या कहते हो आप। अच्छा सोचो, यदि आपसे कहे स्क्रीन को स्लिट से दूर ले गया, कैपिटल डी को बड़ा कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ के बारे में बताओ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ बड़ा हो जाएगा। और कौन सी बड़ी बात, कैपिटल डी न्यूमरेटर में। मैंने रेड कलर के एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा बीटा, फिर उस रेड कलर के लाइट को हटाकर मैंने ब्लू कलर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराया, वही एपरेटस यूज किया, बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ा होगा। तो रेड से कम होता है वेवलेंथ ब्लू का, विबजियोर में वायलेट रेड का सबसे ज्यादा होता है 8000 एंगस्ट्रम, ये याद रखना है डाटा, और 4000 एंगस्ट्रम होता है ये ब्लू वायलेट या ब्लू का लगभग। तो आपने क्या देखा, लेमडा कम हो गया, लेमडा यदि कम हो गया तो डी लैम्डा बाय डी क्या हो जाएगा, बीटा कम। अच्छा सोचो, यदि ये सिकुड़ गए, तो सिकुड़ गए तो क्या स्क्रीन पर नंबर ऑफ फ्रिंज उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ जाने वाली। और यदि ये फैलते बड़े हो जाते, चौड़ाई बढ़ जाती, तो नंबर ऑफ फ्रिंज जो अवेलेबल होता है स्क्रीन पे वो कम हो जाते कुछ। ये पॉइंट क्लियर है। यदि आप इंटेंसिटी के बारे में बात करते हो तो आप पहले एम्पलीट्यूड को देख लो, एम्पलीट्यूड इसका दोनों का ए है, तो यहां जहां ब्राइट बनेगा वहां ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और जहां डार्क बनेगा वहां ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यदि आप S1 का इंटेंसिटी I, S2 का इंटेंसिटी I कहते हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी ब्राइट पे 4I और डार्क पे 0, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी 0, फिर अगले ब्राइट पे 4I, फिर 0, फिर 4I, ऐसे चलता जाएगा, 4I 0 4I इंटेंसिटी, ऐसे आप चल देखो। यदि इंटेंसिटी का आप ग्राफ की तरह देखना चाहते हो तो देखो, ये डार्क डार्क ये ब्राइट, यहां पर डार्क छूट रहा है, डार्क वन फिर ब्राइट से ऐसे, ये ऐसे देखेंगे। यदि इधर बनाते हैं तो फिर ऐसे देखेंगे। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है? मतलब सबकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी दिखा रहे हैं कितने दूर तक आए लाइट की इंटेंसिटी। तो ब्राइट जहां सेंटर होगा वहां ब्राइट, पहला वाला, फिर डार्क, जहां 0 हो जाएगा इंटेंसिटी, फिर बढ़ते बढ़ते सेंटर पे पहुंचेगा ब्राइट 4I, अब फिर किनारे होते होते डार्क। जैसे एक स्ट्रीट में मैंने कहा आपसे कि लैंप पोस्ट लगे हुए हैं अल्टरनेट, और आपने ऊपर से टॉप व्यू लिया स्ट्रीट का फोटोग्राफ, तो उसमें ब्राइट डार्क पैचेस दिखेंगे। तो ब्राइट पैच दो डार्क के बीच में बिखरा दिखेगा और डार्क पैच दो ब्राइट के बीच में बिखरा दिखेगा। बल्ब के ठीक नीचे मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, लेकिन उससे जैसे ही दूर हटेंगे तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी। डार्क वाले पे परफेक्ट डार्क दिख रहा है, फिर अगला ब्राइट का शुरू हो जाएगा इफेक्ट। ये स्क्रीन पे सिमेट्रिक ये जो पैटर्न दिख रहा है ये कहलाता है फ्रिंज पैटर्न, अल्टरनेट ब्राइट डार्क। इनका पूछ देता है, देख लो डी लैम्डा बाय डी, एपरेटस को सेम कलर के साथ पानी में डुबो दिया, तो सेम कलर होने पर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहा लेकिन वेवलेंथ बदल गया लैम्डा बाय म्यू। तो जितना टाइम्स वो कम हो गया वेवलेंथ डेंसर मीडियम में जाने पे, उतना ही फ्रिंज विड्थ कम हो गई, बीटा बाय म्यू हो जाएगा नया वाला फ्रिंज विड्थ। तो आप जब एपरेटस को ले जाएंगे डेंसर मीडियम में तो फ्रिंज विड्थ
चेंज हो जाएगा, बीटा न्यू हो जाएगा बीटा बाई न्यू। ठीक है, तो ये हमने यहां एनालाइज किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके सामने ये कहा गया कि इस ये कंसेप्ट की तरह देख लीजिएगा, व्हेन, ये कंसेप्ट की तरह ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए, व्हेन YDSE setup is dipped in water, then fringe width beta dash equals to बीटा बाई म्यू। बीटा डैश को कह देते हैं बीटा इनसाइड वाटर इक्वल्स टू बीटा इन एयर अपॉन म्यू किसका, वाटर का। तो आप यदि वाटर में डिप कर देते हैं तो ये जो हम देख रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, उसमें नया जो बीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो एक्चुअल में पहले बीटा आपको मिला था उससे 1/म्यू टाइम्स। क्यों? क्योंकि आप ये मेंशन कर लीजिएगा, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी एंड लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू। बीटा होता है डी लैम्डा बाई डी और बीटा डैश हो गया, लैम्डा डैश हो गया लैम्डा बाई म्यू, इसलिए ऐसा होगा। जो स्लिट है उनके बीच का डिस्टेंस यदि डिक्रीज कर दें तो क्या असर पड़ने वाला है, स्मॉल डी को यदि कम कर दें तो क्या असर पड़ेगा, फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, स्मॉल डी का वैल्यू लेम्डा के कंपेरेबल होता है, मतलब वो एमएम में या माइक्रोमीटर में होगा, और कैपिटल डी को बढ़ा लेते हैं मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर इस तरह का। तो ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल डी बड़ा वैल्यू है, स्मॉल डी छोटा वैल्यू है। तो आपके 4 वैल्यू जो आप ढूंढोगे तो वैसे यूनिट से भी अंतर कर लोगे, कौन सा स्मॉल डी है कौन सा कैपिटल डी। पुट अप करो, रिजल्ट बीटा मिल जाएगा, और बीटा मिल गया तो सारे फ्रिंज के पोजीशन दिखने लगेंगे, कहाँ ब्राइट है कहाँ डार्क है। गिनती शुरू करते हैं तो बीच जो स्क्रीन के बीच में है उसे सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, बी नॉट, ये परंपरा है। उसके बाद डार्क का डार्क नॉट नहीं होता है, ऊपर भी डार्क 1 नीचे भी डार्क 2, ऊपर भी नीचे भी डार्क 1 के बाद ब्राइट 1, फिर डार्क 2, फिर ब्राइट 3, डार्क 3, ऐसे कंटिन्यूअस अल्टरनेट मौजूद होंगे। एक टर्म और आता है जो थोड़ा ध्यान दीजिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये हो जाता है फ्रिंज विड्थ अपॉन डी, बीटा बाई डी। बीटा क्या होता था, डी लैम्डा बाई डी, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, कैपिटल डी से, ये हो गया लैम्डा बाई स्मॉल डी। सर इसको चित्र दे के समझाओ। सोचो, यदि स्क्रीन पे हमने ऐसे देखा, स्क्रीन, और यहां लाइट आते हुए, ये यदि लाइट इस तरह से पहुंच गई तो यहां सेंट्रल ब्राइट बन गया था। सेंट्रल ब्राइट बना था तो अब उस ब्राइट के पोजीशन तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो ब्राइट कितना दूर में बिखरा हुआ है, तो इधर से डार्क 1 और नीचे वाला डार्क 1 के बीच में बिखरा हुआ है। कितने एंगल में बिखरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये इतने एंगल में सेंट्रल ब्राइट बिखरा हुआ है, और ये जितने एंगल में बिखरा हुआ है उस एंगल फाई के लिए हम ये जिस एंगल में ये बिखरा आप देख रहे हैं उस फाई के लिए आपने यहाँ ये कह दिया कि ये एंगल कितना होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, डार्क से डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी बोल दो, बीटा। तो ये
फाई इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस जैसा बात करो आप। आर्क कितना हो जाएगा बीटा और रेडियस कितना हो जाएगा डी, क्योंकि ये डी है तो ये भी लगभग डी और ये लेंथ भी लगभग, क्योंकि वो पॉइंट बहुत नजदीक है। और आपको यदि ये सारे डी दिख रहे हैं तो उसको सर्कुलर आर्क की नजरिए से देख सकते हो, फ्रिंज को सर्कुलर आर्क के नजरिए से देख सकते हो जहां हमें ब्राइट दिख रहा है। और यदि आर्क के नजरिए से आपने देखा तो आपको पता चल गया ये वैल्यू। चेक कर लीजिए, यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि ब्राइटनेस जो सेंट्रल ब्राइट है कितने दूर में दिख रहा है, वो आर्क कितने डिस्टेंस पे है स्लिट से डी, तो वो कितने एंगल में दिख रहा है आपको देखना है। तो कैसे करोगे, आर्क बाय रेडियस बीटा बाय डी। अब यहाँ एक टर्म स्टार मार्क देके अपने कॉपी पे लिख लीजिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, स्टार मार्क देके ये पॉइंट लिख लीजिएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ do not depends on distance between slit and screen, capital D. Angular fringe width do not depends on slit and the screen, capital D. Distance between slit and the screen, कैपिटल डी। ये जो फ्रिंज विड्थ है, आपसे कहा जाए स्क्रीन को दूर ले गए तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, कम बड़ा हो जाएगा, कैपिटल डी न्यूमरेटर में है। लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अनअफेक्टेड रहेगा, कैपिटल डी पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, एंगल वही बनेगा। यदि स्क्रीन को आप दूर भी ले जाने वाले हो तो दूर ले जाने पर बीटा बदलेगा, फ्रिंज विड्थ बदलेगा, फ्रिंज विड्थ बड़ा हो जाएगा, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ नहीं बदलेगा। जिस एंगल में बिखरा दिख रहा है ब्राइट, वो एंगल नहीं बदलेगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज विड्थ का आइडिया दिमाग में आ गया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो टॉपिक है, इन्हीं छोटे पॉइंट्स पे नंबर मिलते हैं, इन्हीं छोटे पॉइंट्स के समझने पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को यदि आप सेट कर ले, सारे देखना क्वेश्चन एक ही स्पेस में बनता चला जाएगा। यहां चेक करिए आप एक नेक्स्ट पॉइंट कि जब इन YDSE intensity at distance y from the center of the screen, YDSE में फिर से आ गए। YDSE कहते ही ये चित्र तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, दो सोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस d और ठीक मिड से ये लाइन खींचा गया। यहां आपने कह दिया सेंट्रल ब्राइट का सेंटर B0। अब मुझे ये बताइए कि यदि मैं देख रहा हूं यहाँ B0 और यहाँ D1, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड देखा मैंने, A एंड A, यहाँ देखा 4, यहाँ देखा 2A और यहाँ देखा 0। फिर मैंने इनके इंटेंसिटी देखे I एंड I और यहाँ देखा 4I, जिसे हम कह सकते हैं I मैक्सिमम, और यहाँ देखा 0 I1, यहाँ 0। आप मुझे ये बताइए कि इंटेंसिटी डार्क 1 वाले पोजीशन पे 0 है और सेंट्रल ब्राइट स्क्रीन के ठीक बीच में ब्राइट जो है उसके सेंटर पे मैक्सिमम है। तो इंटेंसिटी क्या अचानक से 0 हो गया या कहीं पर होता होगा 3I,
कहीं पे होता होगा 2i, कहीं पे होता होगा i, और तब ना जाके 0 हुआ होगा, सीधे 0 थोड़े ना हो जाएगा। और अब मुझे बताइए, आगे कहीं ना कहीं आपको फिर से तो दिखेगा ना ब्राइट 1, तो क्या अचानक से फिर वहां जाके 4i हो जाएगा? क्या होगा? कहीं ना कहीं i होगा, फिर कहीं 2i होगा, फिर कहीं 3i होगा, और फिर कहीं 4i होगा, और उससे आगे जाएंगे तो फिर 4i से 3i, 3i से 2i, 2i से i, और i से फिर 0। तो इसका मतलब एक पैटर्न तो हमें दिख रहा है। इंटेंसिटी जहां कोई ब्राइट का सेंटर लोगे, उसके ऊपर जाओगे तब भी कम होने लगेगा, और उसके नीचे आओगे तब भी कम होने लगेगा। अब यदि कोई मुझसे ये पूछ दे कि सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस ऊपर जाए कि इंटेंसिटी मुझे 2i मिलेगा, कितना डिस्टेंस ऊपर जाए कि मुझे इंटेंसिटी क्या मिले, 2i मिले। ऐसे 3i भी पूछ सकता है, 4i तो सेंटर पे है। पांचवें ब्राइट से कितना ऊपर जाए कि इंटेंसिटी 3i हो जाए, पांचवें ब्राइट से कितना नीचे आए कि इंटेंसिटी i हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो हमारे पास कोई तरीका भी तो होना चाहिए कि हम बता पाए कि हाँ इंटेंसिटी होगा तो कितना होगा। एक काम करो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अभी कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं, जिस पे 2i देख रहे हैं ना, जनरल पॉइंट की तरह एनालिसिस करने के लिए इसको Q कह देता हूं। Q वाले पॉइंट पे रेज आप कहां कहां से जाते देख रहे हो, ये बताओ। तो एक S1 से, और एक S2 से। एक S1 से हम लेते गए, और एक S2 से लेते गए। क्या दोनों का पाथ डिफरेंस एक जैसा होगा, या पाथ डिफरेंस कुछ होना चाहिए? मतलब 0 होगा पाथ डिफरेंस, या पाथ डिफरेंस कुछ होना चाहिए, ये जानना चाहता हूँ। तो पाथ डिफरेंस के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, पोजीशन वाली कहानी पका देता हूँ कि भाई एक काम करो ना, जो हमने क्यू माना है वो थीटा एंगल पे है। तो पाथ डिफरेंस कितना निकल करके चला आएगा इस S2 के पास, ये S1 S2 के पास, यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखना, तो क्या ये पाथ डिफरेंस दिखा सबको परपेंडिकुलर डाल देने के बाद? और ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज डी साइन थीटा, एक दिन करके देख लिया, बाद में सीधे लिखते हैं। अब यदि ये डी साइन थीटा है पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? एट क्यू डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी थीटा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी टेन थीटा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी वाई बाई डी, 2 पाई बाई लेमडा 2 पाई वाई बाई डी लेमडा बाई डी, 2 पाई वाई बाई बीटा। सर आप करना क्या चाहते हो? ये महाभारत की तरह केवल फेज डिफरेंस लिखवा रहे हो? भाई फेज डिफरेंस कैसे बदल रहा है उसे फील करो। हमने डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस देखा, थीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से डी साइन थीटा को थीटा लिख दिया, थोड़ा और सोच के टेन थीटा लिख दिया, और टेन थीटा वाई बाई डी होता है, ये लिखने से कौन रोकेगा मुझे? जानते हैं वाई बाई डी, डी क्या है? फार ग्रेटर देन स्मॉल डी। तभी हम ये अप्रोक्सीमेशन जनरली थीटा स्मॉल होता देखते हैं, और तभी वो काम तीनों जो रेज जा रही है दोनों, वो स्लिट के पास पैरेलल जैसा बिहेव करता दिखता है, स्लिट के पास। अब मुझे ये बताइए, आपको दो वेव आ रहे हैं, उनका फेज डिफरेंस मिल गया, तो क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं मिल जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का कोई फॉर्मूला पता है? वेक्टर सम क्या हुआ करता था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? तो ए लिखते थे आप 1 a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। तो आई जो हो जाएगा रिजल्टेंट, सिंस आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर लिख देंगे, सारे के कैंसिल आउट हो जाता, तो आई स्क्वायर i1 आई रिजल्टेंट i1
प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 √I2 cos 5। अब यहाँ और एक पॉइंट देखिए, व्हेन I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, ये क्वेश्चन में कहा गया है I1 I2 बराबर, यही कहा गया है ना, तो I रिजल्टेंट अब कितना हो जाएगा, देन I रिजल्टेंट हो जाएगा I प्लस 2 √I cos 5। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, 2I प्लस 2I cos 5 ही समझ में आ गया, और आपको तुरंत ये भी समझ में आ गया कि 2I कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos 5, और आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, 2 cos स्क्वायर 5/2 भी लिख लिया, 2 cos स्क्वायर 5/2 भी लिख लिया, ये हो गया 4I cos स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 1/2 और 5 के बदले मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, पाई 2π y/बीटा, ये 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, यहां से कितना आ गया 4I cos स्क्वायर पाई y/बीटा। आपको ये पता चल गया कि रिजल्टेंट कितना होगा, रास्ते भी पता चल गए और फाइनल रिजल्ट भी पता चल गया। आप चाहें फाइनल रिजल्ट याद रखिए, और आप चाहें तो एग्जाम के टाइम पे रास्ते पे चलिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा रिजल्ट भी याद कर जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी कंडीशंस हैं कुछ, क्या क्या, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, कैपिटल डी शुड बी फार ग्रेटर देन स्मॉल, दूसरा I1 इज इक्वल्स टू I2, तब जाके ये cos स्क्वायर 5/2 आया, नहीं तो ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम ये फाइनल रिजल्ट याद रखें तो क्या अब पिछले पेज पे जो क्वेश्चन है क्या उसका आंसर करना आसान हो जाएगा या नहीं। लेफ्ट साइड में I रिजल्टेंट रखो, सीधे cos थीटा से कंपेयर कर लेना, y निकल के चला आएगा बीटा के फॉर्म में। सर धीरे धीरे बताओ, हाँ बोलो सर। पिछली पेज दिखा दो, पिछला पेज। हाँ ये वाला पेज छपाई कर लो ना, फिर पिछला भी दिखा देंगे। इस पेज को लिख लो। सर जगह कितना छोड़ू यही नहीं पता चल रहा है, रुक जाओ दिखाई देता हूँ पिछला पेज, लो। आपने एक सिंपल लॉजिक फॉलो की, पाथ डिफरेंस पता कर लिया, पहला पॉइंट, उससे फेज डिफरेंस पता कर लिया, दूसरा पॉइंट थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करके फेज डिफरेंस को y के फॉर्म में ले, ये बार बार करना पड़ता है। इस आइडिया को ध्यान से देखो, डेल्टा x को मैं मार्क कर रहा हूं, ये डेल्टा x को लिखा d sin थीटा, उसको लिखा d थीटा, उसको लिखा d tan थीटा, और उसको लिख दिया है dy/d। तो डेल्टा x अप्रोक्सीमेशन से बार बार यहाँ पहुंच जाएगा आपका dy/d, लेकिन वो रास्ते के साथ याद करो दिमाग में कि d sin थीटा, d थीटा, d tan थीटा, d tan थीटा के बदले y कैपिटल D। ठीक है, ये सेट कर दो, ये बार बार यूज में आएगा। और जब यहां तक पहुंच गए तो उसके बाद d λ/d कैपिटल D λ/स्मॉल d को बीटा, तो मैंने बार बार आपके दिमाग में डाला है कि बीटा बीटा बीटा, तो उसको बीटा में रखो, तो आपके फॉर्मेट में y और बीटा दिखेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, लगेगा हाँ यार ये ठीक है। और फाइनल पेज अब मैं चेंज करूं क्या? यस सर। पेज चेंज नहीं करने देगा बच्चा मुझे, ना ना मैं अब यही सॉल्व कर देता हूँ। नहीं सर, यहाँ कर लो जो सर, कर लो। आंसर चाहिए आपको कि y मिनिमम, अरे वाह अच्छा बच्चा, ये वाला पेज छपाई कर लिया, ये भी तो लिखना होगा, इसे भी लिख लो, मैं रुका हुआ हूँ, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा तब तक अपने अपने रफ कॉपी में लिखो, मैं भी लिखता हूँ। I रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4I cos स्क्वायर 5/2, ये भी लिखो। I रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4I cos स्क्वायर 5y/बीटा, ये भी लिखो। I रिजल्टेंट I मैक्सिमम, स्क्रीन पे जो मैक्सिमम होगा cos स्क्वायर 5y/बीटा, फिर से लिखो I
रिजल्टेंट आई मैक्सिमम जो होगा स्क्रीन पे cos स्क्वायर 5/2। सर कौन सा आप लिखने को कह रहे हो? चारों लिखो, 40 बार लिखो, याद हो जाए। कभी 5 चाहिए होता है, कभी y चाहिए होता है, कभी बीटा के फॉर्म में चाहिए होता है, कभी न्यूमेरिक चाहिए होता है। आप ये लिखो। और सर 4i को आप i max कैसे कह रहे हो? अरे यार, i और i था S1 S2 का, और स्क्रीन पे a और a था एम्पलीट्यूड, तो स्क्रीन के जहां ब्राइट है वहां पर हो गया a + a 2a, इंटेंसिटी हो गया 4i, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो इसीलिए उसे आई मैक्स कह रहे हैं। तो आप 4i कई बार देखेंगे, कई बार आई मैक्स में फॉर्मूला देखेंगे, तो टेंशन में मत आना, सबकी एक ही बात, सबका मीनिंग एक ही है। तो आप इसको 10 20 30 बार लिख लो, कम से कम एक बार जरूर लिख लो कि 10 30 20 बार जब लिखोगे तो मिल जाए क्या लिखना था 20 बार। आई रिजल्टेंट 4i cos स्क्वायर पाई y बाय बीटा। पेज चेंज करूं? यहां देखिए एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड YDSC है। अब चित्र देख के तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में, स्टैंडर्ड वाली कहानी चल रही है। कुछ नहीं कहा गया, इंटेंसिटी एक जैसा देख लेना, आई एम्पलीट्यूड एक जैसा देख लेना। यहाँ सेंट्रल ब्राइट, इससे कितने डिस्टेंस पे जाऊं मिनिमम कि मुझे इंटेंसिटी क्या दिख जाए, 2i दिख जाए। यहाँ कितना है, 4i है, तो हम क्या लिख, यहाँ एट Q वाले पॉइंट पे एट Q I रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। यहां से देखो ये कितना आ गया, 2i इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा, 1/2 √2 इक्वल्स टू हो गया cos पाई y बीटा। अरे सर रूट कहां से आया? अरे आगे से स्क्वायर हटा दिया इससे, ये कितना हो गया cos पाई बाई 4। सर आपको हाँ 45 डिग्री का वैल्यू पता है, यहाँ पाई y बाई बीटा, पाई और पाई, तो y का वैल्यू कितना आ गया, बीटा बाय 4। अरे सर ये तो पहला वाला जो डार्क मिलता है बीटा बाय 2 उसके और सेंट्रल ब्राइट के बीच में है। अच्छी बात है, बीच में है, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं। तो ये आया कितना, बीटा बाय 4। बीटा आपको पता है डी लैम्डा बाय, तो फिक्स वैल्यू की तरह उसको आगे ले चलो, बीटा बाय 4। ये मतलब फ्री के नंबर हैं, आपको पता है। अच्छा 2i कहाँ होगा, यही, और आपके अच्छा अगला पॉइंट ऐसा कहाँ होगा, तो ऊपर वाला जो बीटा होगा उससे बीटा बाय 4 ऊपर और उससे बीटा बाय 4 नीचे, दोनों जगह होगा। और अगला सर कहाँ होगा, ये आई वाला इंटेंसिटी, वो जो दूसरा B2 जो होगा, दूसरा ब्राइट 2 बीटा डिस्टेंस पे, तो 2 बीटा प्लस बीटा बाय 4, 2 बीटा माइनस बीटा बाय 4। आपके तो पूरे स्क्रीन पे जहां जहां चाहिए सबका लिख दे सकते हैं पोजीशन। एक बार आपने एक निकाल लिया, बाकी सबके लिख लोगे। अच्छा सर अगला वाला कहाँ होगा, बीटा माइनस बीटा बाय 4। उससे अगला वाला कहाँ होगा, बीटा प्लस बीटा बाय 4। उससे अगला वाला कहाँ होगा, 2 बीटा माइनस बीटा बाय 4। उससे अगला वाला कहाँ होगा, 2 बीटा प्लस बीटा बाय 4। सारे दिख जाएंगे। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां स्क्रीन पे आई इंटेंसिटी मिल रहा होगा, जितना एक सोर्स का है उतना, सॉरी जितना एक सोर्स का उससे डबल 2i इंटेंसिटी मिल रहा होगा। क्वेश्चन में चेंज करो, क्वेश्चन में अब तो धराधर इनके 4 एग्जांपल बना लो कि आपको लगे कि हाँ यार ये तो याद ही हो गया, बनाना क्या है। यहाँ देखो सेंट्रल ब्राइट 4i, आप कितना ऊपर जाएंगे मिनिमम कि आपको यहाँ इंटेंसिटी जो है वो 3i मिल जाए। ये तो 4i के बड़े नजदीक है, बहुत नजदीक में होना चाहिए, y मिनिमम बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसको यदि मैं कह देता हूं Q, तो एट Q सॉल्व करते वक्त कैसे लिखें, एट Q, एट Q क्या लिखेंगे, I रिजल्टेंट 4i cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। 4i के बदले 3, इधर रिजल्टेंट के बदले 3i, 4i cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। देखो डिवाइड भी किया, स्क्वायर रूट भी लिया, √3/2 cos पाई y बीटा, और ये हो गया पाई बाई 3 ना, पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री होगा ना, तो पाई बाई 6 पाई y बाई बीटा, पाई पाई टाटा बाई बाई, y हो गया बीटा बाई 6।
अगला ब्राइट कहाँ मिलेगा, बीटा माइनस बीटा बाई 6, उससे अगला कहाँ मिलेगा, बीटा प्लस बीटा बाई 6, 2 बीटा माइनस बीटा बाई 6, 2 बीटा प्लस बीटा बाई 6, करते जाओ। सिमेट्री जब है तो उसके मजे लो। नहीं सर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाऊंगा, मैंने बचपन में पढ़ा था cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, थीटा बराबर n, गए काम से। यदि उस चक्कर में पढ़ रहे हो कि n का मैं वैल्यू रखने वाला हूं, तो एक नंबर के या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिशियन हो या बेवकूफ। जहां सिमेट्री दिख रहा है तो काम चला लो ना यार। 2 बीटा से नीचे ऊपर, 1 बीटा से नीचे ऊपर, 3 बीटा से नीचे ऊपर, जितना ये सेंटर से ऊपर उतना ही सेंटर से नीचे भी, वही मिलेगा तुम्हें 3 बीटा बाई 6 डिस्टेंस। पहले मुझे भी अपने को यही लगता था मैं बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स जानता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज करूंगा। बाद में लगा यार बेवकूफी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीधा सीधा जब दिख रहा है तो जब ज्यादा अकल लगाने का क्या काम है, जहाँ कम अकल से काम चल जाए। आगे देखिए, इसी तरह अब मैं नहीं बना रहा, आप तुरंत में बोल दो कि कहीं तो ऐसा होगा कि यहाँ 4i है तो कहीं तो i होगा, ये वाला पोजीशन y मिनिमम कितना है, कहीं तो i होगा। ये स्टैंडर्ड YDSC है, ये स्टैंडर्ड YDSC है S1S। तो कैसे सॉल्व करेंगे y मिनिमम के लिए, तो सॉल्व करते वक्त सीधे लिख देंगे I रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। I रिजल्टेंट के बदले i, 4i cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। ये हो गया i बाई 4i, i और i तो कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा, स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट ले लिया, 1/2 cos पाई y बाई बीटा, 1/2 के बदले पाई बाई 3 इक्वल्स टू पाई y बाई बीटा। पाई और पाई को भगा दिया टाटा बाय बाय, y इक्वल्स टू बीटा बाई 3। बीटा बाई 3 डिस्टेंस पे जाएंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा I बाई सिंपली I। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के आने पे हम इतने खुश हो गए कि केवल हम ही बनाने वाले हैं, पूरी दुनिया बनाने वाली है। वो बच्चे जिनको पता है, मतलब ये नहीं कि वो तो आसान और टफ तो उसके बाद डिसाइड होगा, जब पहले पता हो। तो पता है तो आसान है, सीधे से रिजल्ट आप दो। सर यदि I1 I2 एक जैसा नहीं रहा S1 S2 का इंटेंसिटी तो क्या करोगे, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अरे पुराना फार्मूला लगा दूंगा यार, I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, और फाई के बदले उठाऊंगा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू d थीटा sin थीटा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू d थीटा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू dy बाय tan थीटा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू dy बाय, उठा के रख दूंगा, सॉल्व करके निकाल लाऊंगा, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। ये बात समझ में आई। तो इंटेंसिटी की कहानी ये खत्म हो गई। अगला ऐसा ही एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं, ज्यादा अक्ल लगाना नहीं है, थोड़ा सा ही अक्ल लगा के अपना काम निकालना है। मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन। हेडिंग दे दो, फिर से वो स्टैंडर्ड YDSC सेटअप में पहुंच जाओ, 2 स्लिट देख लो, वेव आ रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये S1 S2 हो गया, बीच का डिस्टेंस D ठीक बीच से, और ये D के बदले आज जो है थोड़े अच्छे मूड में हूं, मैंने क्या किया यहाँ दे दिया है 7 लैम्डा बाई 4 या क्या करूं 5, और ये भी 7 लैम्डा बाई 5, ये डिस्टेंस है। और यहाँ स्क्रीन इधर भी इनफाइनाइट तक गया है और इधर भी इनफाइनाइट तक गया है, घबराना मत, खूब लंबा चौड़ा स्क्रीन। कितने ब्राइट बनेंगे बस उनकी गिनती ढूंढनी है मुझे, ज्यादा नहीं कुछ करना। तो रास्ता तो कुछ ऐसा हो कि 1 मिनट में हमें रिजल्ट तक ले जाए। एग्जाम में 2-3 मिनट मेरे पास होंगे या 2 मिनट होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 2 मिनट में 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ूंगा, 1 मिनट में आंसर दूंगा। तो देखते हैं, पहले मुझे ये बताइए चैप्टर
सेंटर में ले दे के फॉर्मूला तो इकलौता आता है कि कोई रैंडम पॉइंट चुनते हैं, वहां पर दोनों सोर्स से वेव गया और उनका पाथ डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। यदि पोजीशन पॉइंट का थीटा है तो पाथ डिफरेंस हो गया डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा जो होगा हो जाएगा 2n λ/2 फॉर ब्राइट। और यदि मैं पोजीशन बताना चाहता हूं तो या तो y बताऊंगा, नहीं तो थीटा बताऊंगा। थीटा बता दूंगा तभी काम खत्म। सर y बता, अरे y बताते वक्त हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, लेकिन साइन थीटा मैं बता दूंगा बिना अप्रोक्सीमेशन के तुरंत, उससे भी पोजीशन क्लियर हो जाएगा। एक काम करो, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया n λ/d, और आप जानते हो n कहां से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 करते चले जाते हैं। सर 0 से कैसे शुरू करते हो? अरे ब्राइट के लिए जब n 0 रखते हैं, डेल्टा x 0 होता है या फाई 0 होता है, तो पाथ डिफरेंस 0 होने पर हम लोग देख रहे होते हैं ब्राइट बनता है, cos फाई cos 0 1 होता है, इसलिए 0 से शुरू करते हैं यहां पर। अब मुझे ये बताओ, जब साइन थीटा कहीं लिखा दिखता है तो दिमाग में घंटी बजती है या नहीं कि इसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा तो होगा नहीं, और 1 से बड़ा नहीं होगा तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां d के बदले कितना है, 7 λ/5 प्लस 7 λ/5 इक्वल्स टू 14 λ/5, यही ना, चेक कर लो कितना आ गया, 14 λ/5। अब ये रख दो तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया n λ/14 λ/5 में तो 5 न्यूमरेटर में ले लो, लैम्डा लैम्डा टाटा बाय बाय कर दो, ये आ गया 5n/14। अब ध्यान से देखना, n यदि हमने 0 कर दिया, n 0 कर दिया तो यहाँ क्या मिला, n 0 कर दिया, साइन थीटा हो गया 0। एक तो फ्रिंज पक्का मिल गया मुझे ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। अब मैं इतना अच्छा जब सोच ही रहा हूं तो n1 रख के देख लेता हूं, n1 रख दिया, साइन थीटा हो गया 5/14, इतना ही लिख के चुप हो जाता हूं, ज्यादा कल क्यों लगाऊं, कोई तो कोई एंगल तो है ही। दूसरा भी ब्राइट मिला, तीसरा ढूंढो, n इक्वल्स टू 2 रख देता हूं, साइन थीटा फिर मिल गया, खुश हो गया मैं, क्या बात है, मैंने इसे भी ढूंढ लिया। अगला देखो, n इक्वल्स टू 3 रख देता हूं, ये 1 2 3 का मार्किंग छोड़ दो जिससे कि वो कंफ्यूजन ना रहे, बाद में गिनती कर लेंगे। n3 रख दो, साइन थीटा देखो कितना आ गया, 15/14 ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल। कितने मिले, 2 ऊपर सेंटर के और 1 सेंटर, और यदि 1 सेंटर 2 ऊपर तो 2 नीचे भी तो होंगे, तो टोटल ब्राइट, टोटल ब्राइट ऑन स्क्रीन, ये कितना हो गया देखना ठीक से, 2 + 1 + 2 दैट इज 5। तो क्या ये बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन है या सिंपल एक लॉजिक है कि पाथ डिफरेंस देख लिया, साइन थीटा पोजीशन बताने के लिए देख लिया, और हमें बहुत अच्छी तरह पता है साइन थीटा 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो सोचो साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 90 होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। और थीटा 90 करते करते तुम कहां पहुंच जाओगे स्क्रीन पे, इनफाइनाइट पे। अरे तो इनफाइनाइट पे फ्रिंज है, ये देखने के लिए जाएगा कौन, तुम या एग्जाम, इंसान स्वभाव से आलसी होता है। इनफाइनाइट वाले को मैं काउंटिंग में नहीं लेता, मैं तो पकिया एकदम आलसी। कई एग्जामिनर टॉस करते हैं, हेड आया तो इनफाइनाइट वाला काउंट कर लेंगे और टेल आया तो इनफाइनाइट वाला काउंट नहीं करेंगे। मैं तो आदत बना के बैठा हूं, इनफाइनाइट पे तो जाऊंगा ही नहीं। तो इंडियन ऑथर्स की किताबों में यदि इनफाइनाइट वाला काउंट दिख जाए तो सोच लेना उनके टॉस करने पे हेड आया हो, मतलब वो भगवान भरोसे। मैं समझा रहा हूं कि भाई इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं, वहां वाली फ्रिंज को मैं जाके गिनती करूं,
तो यदि मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 90 डिग्री नहीं लेता, मतलब स्ट्रिक्टली इसे नॉट इक्वल टू में डालता हूं। क्यों डालता हूं उसका कारण समझा दिया। मेरा लॉजिक सिंपल ये है कि इनफाइनाइट वाला थ्योरी में है, गिनती में है, मेरे मैथमेटिक्स में है, इसीलिए मैं काउंट करूंगा। जाके देखो इनफाइनाइट में जाएगा कौन, और इनफाइनाइट लेंथ का स्क्रीन कहां से लाए, तो मैं उसको काउंट नहीं करता, मैं स्ट्रिक्टली लेस देन पे काम करता हूं। ठीक है, 99.99% जो आप किताबें देखोगे, वर्ल्ड के जितने अच्छे ऑथर की किताबों के क्वेश्चन दिखेंगे, उनमें वो इनफाइनाइट वाला कोशिश करेगा डाटा ही ऐसा दे कि इनफाइनाइट वाला काउंटिंग में लेने की नौबत ना आए। क्वेश्चन बनाते वक्त ही वो सावधानी रखेगा। बात समझ में आई। अब यहाँ एक रास्ता और मैं बताने की कोशिश करूंगा आपसे कि बिना मैथमेटिक्स में गए इसको कैसे आंसर किया जाए। देखिए वो रास्ता देखिए। पहले मैथमेटिक्स बताना इसलिए जरूरी है कि यदि मैं सीधे रास्ता दे देता तो आप कहते नहीं सर ये तो तुक्का भेड़ दिया, मतलब कुछ बढ़िया, तो मैथमेटिक्स तो बढ़िया हो गया। अब इसका आसान बिना मेहनत के सीधे रिजल्ट बोलने का शानदार तरीका देखो। यहाँ ये S1 ये S2, फिर से चित्र बना लो। ये आने वाला ये लैम्डा मोनोक्रोमेटिक लाइट सारे। अब मुझे बताइए कि यदि स्क्रीन पे, मुझे बताइए कि यदि स्क्रीन पे ये आते हैं, यहां पर था, एक बार लिख दे रहा हूं, 14 लैम्डा बाई क्या था यार 5, ये डी था। सेंटर पे पाथ डिफरेंस कितना होगा 0। उसके ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है, ये हो गया, हम तो ब्राइट ढूंढ रहे हैं तो 1 लैम्डा, और ब्राइट ढूंढ रहे हैं तो 2 लैम्डा, ये है कितना 2.5 दूनी 10 5 2.8 लैम्डा है, ध्यान देना। और जब हम बढ़ते जाएंगे और यदि थीटा हो जाता है टेंस टू 90 डिग्री तो हम तो इस लाइन पे पहुंच जाएंगे कहीं। यदि 90 डिग्री हो गए, इस लाइन पे पहुंच गए, तो दो सोर्स से जो जा रहा होगा वेव, उनमें जो डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, वो कितना हो जाएगा 2.8 लैम्डा या 14 लैम्डा बाई 5, और यही होगा डेल्टा मैक्सिमम। और ये है कहां पर, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे तो मुझे जाना ही नहीं है, तो ये कौन सा है इनफाइनाइट पे 2.8, तो 3 लैम्डा तो मिलना नहीं है। इनफाइनाइट पे है मैक्सिमम 2.8, तो 3 लैम्डा रास्ते में आएगा ही नहीं। तो कौन कौन आएगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, ये दोनों जो है ब्राइट है, क्योंकि 1 लैम्डा को आप लिख सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 लैम्डा को लिख सकते हो 4 लैम्डा बाई 2। इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वाले क्या होते हैं ब्राइट। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये सारे जो पार्ट डिफरेंस है ये ब्राइट। या 2n लैम्डा बाई 2 में 2 2 कट गया तो n लैम्डा तो दिख ही रहा है ना ब्राइट के लिए, तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये सारे ब्राइट है। तो दो यदि मुझे ऊपर मिले तो दो ऐसे ही कहां मिलने वाला होगा, तो ये फिर मिलेगा 1 लैम्डा यहाँ, और यहाँ मिल जाएगा 2 लैम्डा, और इनफाइनाइट में डेल्टा एक्स मिलने वाला है 2.8 लैम्डा, तो 3 लैम्डा तो कहीं आने वाला ही नहीं। तो हम गिनती करके सीधे बता देंगे बिना किसी कैलकुलेशन, 2 नीचे 2 ऊपर 1 सेंटर, काम खत्म। मैं आगे कुछ करूंगा ही नहीं। क्यों जाऊं मैथमेटिक्स में, जब मैंने एक बार ये सर देख लिया कि यही होना है, मैक्सिमम वहां मिलेगा कितना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर। और इसमें अप्रोक्सीमेशन कहीं यूज नहीं है, साइन थीटा को टेन थीटा मैंने नहीं लिखा है, ये सीधे सीधे कैलकुलेशन आएगा, चाहे डी कुछ भी हो कैपिटल डी कुछ भी हो, हमेशा ये वैलिड है अपना। ठीक है, अच्छा ये अब आप, मैं नहीं समझा रहा, आप मुझे बताओ डार्क कहां मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, मतलब 1 लैम्डा बाय 2 का मतलब हुआ 0.5 लैम्डा। तो डार्क ढूंढोगे, ये सारे हो गए ब्राइट। अब मुझे बताओ डार्क कैसे ढूंढोगे। हाँ, यदि डेल्टा एक्स डैश हो रहा है 0.5 लैम्डा, यदि लैम्डा एक्स डैश हो रहा है 1.5 लैम्डा, यदि डेल्टा एक्स हो रहा है 2.5 लैम्डा, तो और ये इनफाइनाइट पे जाके डेल्टा एक्स कितना हो गया 2.8 लैम्डा। 2.8 लैम्डा से पहले तो 2.5 लैम्डा होगा, तो कितने ब्राइट मिले, कितने डार्क मिले, 3 ऊपर और 3 नीचे, टोटल 6। तो मैं मैथमेटिक्स में गया ही नहीं, मैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 करता, फिर लेस देन साइन थीटा 1 करता, वही लफड़ा नहीं, सीधे सीधे गिनती करो, आंसर दो, निकल लो। सर बोर्ड में पूछ दिया तो भाई बोर्ड में मेरे हिसाब से मत आंसर दे देना, नंबर 1 वर्ड नहीं मिलेगा,
अपना बोर्ड का 10 साल का पेपर खरीद लो, उसको देख लो कैसे कैसे छपाई करते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कलम उठाने का कोई काम नहीं है, वैसे गिनती कर लो और आंसर बोल, और आपको लगे समझ में आ गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्री के नंबर आपके सामने आते ही आपको आंसर दिखेगा। सर ऐसे मत कहो, मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा, आंखें बंद करो, अभी नहीं दिखेगा, रुक जाओ, फिर से आंखें खोल लो। ये S1 S2 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा 3.15 लैम्डा। और आप बताइए कि स्क्रीन पे टोटल कितने ब्राइट होंगे और कितने डार्क। स्क्रीन पे टोटल ब्राइट कैसे देखोगे? सेंट्रल तो होगा ही, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा होगा या नहीं? नहीं होगा। तो 3 पहले ऊपर और 3 नीचे, 7। और टोटल डार्क बोलो, टोटल डार्क कैसे सोचूं? 0.5 लैम्डा, 1.5, 2.5, 3.5। देखो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे 3.15 ही मैक्सिमम हो सकता है लैम्डा, तो 3.5 वाला तो हुआ ही नहीं। तो कौन कौन हुआ? 0.5, 1.5, 2.5, 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया 3 + 3 6। अरे फ्री के नंबर है या नहीं है बताओ? तो एक तो होता है कि हम खूब मैथमेटिक्स लगाएं, और एक होता है यार कॉमन सेंस लगा लें। एक बार मैथमेटिक्स लगा लिया, अब आगे लफड़े में नहीं पड़ना है, सीधे बोलूंगा और आंसर आएगा। सोच लो एक बार और। आप इसके लिए अब तैयार हो गए, कोई 2 सोर्स दिख जाएगा तो बाकी इंटेंसिटी बता देंगे, कहाँ पोजीशन होगा ब्राइट का डार्क का ये बता लेंगे, किस पोजीशन पे कितनी इंटेंसिटी होगी ये बता लेंगे, इस सब के लिए कितने स्क्रीन पे बनेंगे ब्राइट डार्क ये बता लेंगे, इस सब के लिए तैयार होगा। डाटा में वेरी करूं तो फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा ये समझ में आने लगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सोचो एक रेस शुरू हुआ कहीं पे, आपके साथ जो कंप्यूटर है उसका जो ट्रैक है वो सॉलिड कंक्रीट का, और उसके बगल वाला ट्रैक कीचड़ से भरा हुआ, और आपको कहा गया आप कीचड़ में दौड़ो, और आपके कंप्यूटर को कहा गया सॉलिड ट्रैक पे दौड़ो। रेस कौन जीतने वाला है? अरे यार सिंपल सी बात है, आप कितना भी ताकत लगाओ कीचड़ में वैसे ही स्पीड कम होने वाला है। तो आपसे यहाँ पे यदि पाथ डिफरेंस बताने को कहा जाए तो क्या ये कंपैरिजन ठीक है कि वो भी गया 1 किलोमीटर, आप भी गए 1 किलोमीटर, और आप कहें कि हाँ हाँ दोनों तो 1 ही किलोमीटर चले, ये देखो वो आपसे पहले आया जीत गया? तो ऐसा तो मतलब अनफेयर हो जाएगा। तो फेयर गेम क्या होना चाहिए? ट्रैक सेम होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप अब आजकल तो ग्लोबल गेम हो सकता है, आपके शहर में वो बहुत बारिश हुई है, कीचड़ कीचड़ ही है, रेस तो नहीं होना। और दूसरा जो आपका कंप्यूटर है वहां कंक्रीट वाले सारे ट्रैक हैं, बड़े अच्छे हैं, और रेस होना है। तो कैसे मतलब कंपैरिजन करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? तो एक काम करो, आज तो आप रेस यहाँ अपने शहर में कर लो, और एक टाइम देख लो कि इतने टाइम में मैंने इतना यहाँ ट्रेवल किया और मेरी स्पीड ये थी। और फिर यदि आपको उतना ही टाइम दे दिया जाए, उस शहर में गए और उस ट्रैक पे दौड़ जाओ, तब कंपेयर कर लो कि आपने उतने ही टाइम में जितना वो आपका कंप्यूटर चला था उससे ज्यादा गए या कम गए। क्या ये फेयर नहीं हो जाएगा थोड़ा? आपने पहले दिन मौका तो दिया आप कीचड़ में, तो टाइम कैलकुलेट कर लो और उतना ही टाइम दे दो। कहाँ? जब वो पहुंचे दूसरे शहर में उसी ट्रैक पे जिसपे आपका कंप्यूटर दौड़ा है। यदि उतने ही टाइम में जितना टाइम यहाँ गया, उतने ही टाइम में यदि वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर गए तो जीत गए, कम रह जाए तो हार गए, फेयर गेम हो जाए। तो यहाँ एक टर्म नया कॉइन किया गया है, उस टर्म का नाम है ऑप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये क्या होता है? पाथ लेंथ
इक्विवेलेंट टू वैक्यूम और एयर, पाथ लेंथ इक्विवेलेंट टू वैक्यूम और एयर। इसके मीनिंग को समझिए, ध्यान से देखिए। ये है एल लेंथ का एक ग्लास का प्लेट, ग्लास प्लेट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये ए से बी आया, ए से बी, एक लाइट रे को जाते देखो। जैसे ही लाइट रे ए से बी तक गई तो ए से बी का जो है पाथ, वो एल लेंथ का आप देख रहे हैं, ए से बी का पाथ, और इसके जाने में टाइम कितना लगा इसे? ये डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? ए बी, और स्पीड कितना? सी डैश। डिस्टेंस कितना? एल, स्पीड कितना? सी बाय म्यू। बोलो सी बाय म्यू कैसे? म्यू एल बाय सी। ये समझ में आया ना, सी बाय म्यू कैसे? डेंसर में जाते ही स्पीड कम हो गए, यहां पर सी था तो यहां आते ही सी डैश हो गया, कितना? सी बाय म्यू। अब इसी रे को आप मौका दो एयर में चलने के लिए, यदि या वैक्यूम में चलने के लिए, तो इसी रे को यदि मौका दिया जाए वैक्यूम में चलने के लिए उतना ही टाइम, तो आपको क्या लगता है अब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा एल डैश, ये कितना हो जाएगा? टी ए बी जो पहले था इंटू सी, टी ए बी कितना आया है? म्यू एल बाई सी इंटू सी। ये कितना हो गया? म्यू एल। तो यदि एल लेंथ किसी म्यू मीडियम में कोई कवर करता है, तो यदि उसे वैक्यूम में मौका दें तो वो म्यू एल लेंथ कवर कर देगा। तो म्यू एल लेंथ का ऑप्टिकल पाथ बताया जाएगा। एल लेंथ म्यू वाले मीडियम का जो पाथ लेंथ है, उसके इक्विवेलेंट वैक्यूम का पाथ क्या आएगा? म्यू टाइम्स एल। ये लाइन क्लियर है कि मौका दिया पहले ग्लास में, टाइम देख लिया, उतना ही टाइम फिर वैक्यूम में दे दिया और डिस्टेंस देख लिया। तो ग्लास में एल लेंथ कोई चले और वैक्यूम में म्यू एल लेंथ चले तो दोनों बराबरी के टक्कर के माने जाएंगे, उनमें कोई जीता कोई हारा नहीं। बात समझ में आई? तो ये जो एल लेंथ है और म्यू एल लेंथ है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं? लॉजिकली इक्विवेलेंट दिख गया। तो जब भी कभी हम पाथ डिफरेंस ढूंढ रहे होंगे और पता चला एक गया ग्लास में और एक गया एयर में, तो पाथ डिफरेंस क्या ये नाइंसाफी नहीं हो जाएगा कि दोनों का केवल ज्योमेट्रिकल हम पाथ लेंथ ले लें? ये जो एल है ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आप कह दोगे ग्लास का, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, यहां से देखिए, ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इक्विवेलेंट पाथ लेंथ of path of light ray covered in medium of refractive index mu is equals to mu times geometrical path, mu times geometrical path। अब ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब ज्योमेट्री से जो दिख रहा है आंखों से, उस मीडियम में ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इक्विवेलेंट पाथ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ लाइट रे कवर्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। यदि ये समझने में दिक्कत हो तो पिछला वाला चित्र समझ लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं किसी तरह से आप एक आइडिया बना लें अपने दिमाग में कि जब मुझे पाथ कंपेयर करना है, अलग अलग मीडियम में लाइट कबड्डी खेल रहे हैं, तो पकड़ के मैं लेते जाऊंगा लाइट के एयर वैक्यूम के इक्विवेलेंट और फिर उनके डिफरेंस देखूंगा। आप सर ये क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, आप इसकी क्या नीड है? तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो छोटा सा पॉइंट है, इंसर्शन ऑफ
thin sheet in front of one slit in YDSC. आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये S1 S2 दिख रहा है आपको, और यहां पर लाइट रे आता देख रहे हैं, और आपसे कहा गया कि एक के सामने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टी थिकनेस का प्लेट लगा दिया गया ट्रांसपेरेंट। अब बताओ कि सेंटर तक जो लाइट आ रही है दोनों जगहों से, क्या इनका पाथ डिफरेंस एक जैसा, मतलब जीरो कर दूं? अब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जीरो करने दे रहे हो मुझे पाथ डिफरेंस सेंटर पे? तो सेंटर पे तो मुझे लग रहा है x माइनस एक्स जीरो कर देता, नहीं ना करूं? क्यों नहीं करूं? कर दो। S1 से जो लाइट रे आ रही है उसने ज्यादा मेहनत किया है, कैसे पता चला? अरे ग्लास कितना ज्यादा किया, वेट करो, तो म्यू इंटू टी। ध्यान से देखो, ऐसे नहीं चलेगा, कंपैरिजन होता है बड़े ढंग से, ठीक ना? नहीं तो भाई किसी का घाटा हो जाएगा। यहां चेक करो, तो मुझे ये बताओ कि यहां म्यू है, पैर तो इतने ही रास्ते के लिए कर रहे हो ना आप, जो थिकनेस आप देख रहे हो, टी। एक काम करो, यहां एयर ले लो टी थिकनेस के, जो भी लफड़ा है वो इसी में ना समेटोगे, इसी टी थिकनेस में ना। यहां कौन है? 1। तो इस वाले का ऑप्टिकल पाथ कितना, बाकी तो बराबर दिख रहा है। ऊपर वाले का ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हुआ? म्यू इंटू टी। नीचे वाले का कितना हुआ? 1 इंटू टी। तो पाथ डिफरेंस अब क्या दिखेगा आपको? म्यू टी माइनस 1 टी, म्यू माइनस 1 टी, ये आया पाथ। ये नीचे क्यों एयर को मैंने लिया, ये बात समझ में आई? एयर को ही क्यों घेर दिया ये? क्योंकि टी और टी में कंपेयर करोगे ना यार, ऐसा थोड़े ना है कंपैरिजन, तो इसको टी जाना पड़ा। वो बाकी रास्ते तो दोनों के एक जैसे, अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ ब्राइट बनेगा? सर ये यदि λ/2 का इवन मल्टीपल आ जाए तो ब्राइट बनेगा, बड़ी खुशी की बात। क्या यहाँ डार्क बनेगा? सर ये λ/2 का ऑड मल्टीपल आ जाए तो डार्क बनेगा, ये भी खुशी की बात। तो अब मुझे बताओ सेंट्रल ब्राइट कहाँ होगा? अरे सर ये सेंट्रल ब्राइट किसको ढूंढ रहे हो आप? जब भी कभी स्लिट लगाते हैं, स्लिट के सामने थिन प्लेट लगाते हैं ट्रांसपेरेंट, तो जिधर प्लेट लगाते हैं सेंट्रल ब्राइट उधर शिफ्ट हो जाता है। कि मीनिंग को समझो कि ये अब यहां कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, इस y को शिफ्ट कह देंगे या s कह देंगे, ऐसा पॉइंट यहां डेल्टा x नेट क्या होना चाहिए? 0। सर उधर क्यों होगा? अरे भाई एक को ग्लास का एडवांटेज मिल गया और एक को ज्योमेट्री का एडवांटेज दे दो, ज्योमेट्रिकली बड़ा कर दो एक के पाथ को, तो दोनों के पाथ को अपना अपना एडवांटेज मिल गया। अभी हम क्या कहेंगे, किसका पाथ बड़ा हो गया है? तो वो ग्लास वाले से गुजरना। और यदि ऊपर मैं चला जाऊं, कोई पॉइंट चुनो, तो एक को ज्योमेट्री का एडवांटेज मिला। एक को ज्योमेट्री का एडवांटेज कितना मिला होगा? ध्यान से देखो तो, यहाँ गया एक रेज ऐसे और एक रेज ऐसे, तो ज्योमेट्री का एडवांटेज एक को कितना मिला? डेल्टा एक्स कितना हो गया? डी साइन थीटा। यहां पर ज्योमेट्री का एडवांटेज मिल रहा है डी साइन थीटा, और दूसरे को ग्लास के प्लेट होने का एडवांटेज मिल रहा है म्यू माइनस 1 इंटू टी। और आप डेल्टा एक्स नेट 0 करना चाहते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहां पर एट पी, जिसे कहते हैं न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, वहां पर डेल्टा एक्स नेट क्या कर दोगे? 0 एट न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो जिसको ज्योमेट्री का एडवांटेज है डी साइन थीटा, और जिसको ग्लास के प्लेट का एडवांटेज है टोटल,
वो दोनों बराबर कर दो, तो दोनों के एडवांटेज है, दोनों को 100-100 रुपये दे दिए, तो दोनों के पास आपने कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, सब एक जैसा है। अब यदि ऐसा है तो इसको फिर लिख दो, डी साइन थीटा को लिख देते हैं डी थीटा, डी थीटा को लिख देते हैं डी टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख देते हैं डी वाई बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो आपको y जो है, जिसे हम अब शिफ्ट कहने की सोच रहे हैं, जिसे s कहने की सोच रहे हैं, वो कितना आ गया, कैपिटल D बाई स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको याद कर लो 5 स्टार देके। कि यदि कभी आपने स्लिट पुटअप किया, स्लिट के सामने ट्रांसपेरेंट प्लेट पुटअप किया, तो जिधर पुटअप करेंगे उधर शिफ्ट होगा, और यदि दोनों में डालेंगे तो दोनों का शिफ्ट अलग अलग देख लो, S1 S2, और उसमें बड़े में से छोटे को घटा लो, नेट शिफ्ट हो जाएगा। एक ऊपर शिफ्ट करना चाहता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, दूसरा नीचे शिफ्ट करना चाहता है म्यू डैश इन माइनस 1 इंटू टी डैश। तो दोनों में जो बड़ा वैल्यू आ रहा है उधर शिफ्ट कर दो। ये बात समझ में आई? ज्यादा अकल नहीं लगाएंगे। यदि दोनों में बराबर थिकनेस के बराबर व्यू वाले लगा दिए, फिर कहीं शिफ्ट नहीं होगा, सेंट्रल। और वहां यदि सेंट्रल ब्राइट होगा तो उसके ऊपर वैसे ही शुरू हो जाना, बीटा बाई 2 पे डार्क 1, बीटा पे ब्राइट 1, बीटा बाई 3 बीटा बाई 2 पे डार्क 2, फिर 2 बीटा पे ब्राइट 2। मतलब केवल पूरा का पूरा सेट शिफ्ट होगा, ये नहीं कि कोई एक शिफ्ट होगा, पूरा सेट शिफ्ट हो गया। वहीं से काउंटिंग अप करो, ऊपर नीचे, ब्राइट डार्क सारी वही कहानी एज इट इज। इंटेंसिटी की भी वही कहानी। ये शिफ्ट स्लिट वाला और ऑप्टिकल पाथ का आइडिया मिल गया, ऑप्टिकल पाथ का। तो चलिए अभी तक आज का यहीं तक रखते हैं, ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय।